बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं और हम देखते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं समझने के लिए। अच्छा भाई, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये कंप्लीट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब इसलिए तो मैंने आपको इस प्रोसेस से पहले क्लोरोप्लास्ट का पूरा स्ट्रक्चर समझाया था। अगर देखें आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा या आपको जहन में नहीं है तो आप पहले वो लेक्चर देखें, फिर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को आप डिटेल में समझेंगे तो आपको अच्छे से बात समझ आएगी। तो बेहतर यही रहेगा, तो पहले आप क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को समझ के आएँ, फिर फोटोसिंथेसिस के ऊपर आएंगे। तो इंशाल्लाह ये आपको आज बहुत आसान तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाने लगा हूँ। आपने कभी भी ऐसे नहीं समझा होगा। अच्छा, ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ना बेटा, इसको हमने दो मेन रिएक्शंस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक को कहा जाता है लाइट रिएक्शन और इसको दूसरा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहा जाता है। हम इसको लाइट रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस रिएक्शन को होने के लिए लाइट का होना बहुत जरूरी है। बगैर लाइट के ये रिएक्शन कभी भी नहीं होगा। और दूसरा जो है वो है डार्क रिएक्शन, इसको कहा जाता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन से मुराद ये नहीं है कि ये अंधेरे में होता है। बच्चे ये समझते हैं कि शायद ये अंधेरे में होता है, नहीं। डार्क रिएक्शन से मुराद ये है कि लाइट हो फिर भी ये होगा, लाइट ना हो फिर भी ये होगा। हालांकि जबकि हम लाइट रिएक्शन की बात करते हैं ये तब होगा जब लाइट होगी, अगर नहीं होगी तो ये रिएक्शन भी नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो फोटोसिंथेसिस के अंदर आपको ये दो बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन मिलते हैं। हम अपनी आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ लाइट रिएक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डार्क रिएक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं हम लाइट रिएक्शन को और समझने की कोशिश करते हैं। भाई, सबसे जो पहली और बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो लाइट रिएक्शन है ये होता है ग्रेना के अंदर या थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर। ये बहुत बहुत ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट बात है। कई बार आप लोगों की पीएमसी की टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, जो लाइट रिएक्शन होता है ये क्लोरोप्लास्ट के कौन से रीजन में होता है? तो ये ग्रेना के अंदर होता है, जिसको दूसरा थाइलाकोइड मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अब इन दोनों में क्या फर्क है मैं ऑलरेडी क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में समझा चुका हूँ। अच्छा, जो लाइट रिएक्शन का मेन पर्पस होता है वो होता है एसिमिलेटरी पावर बनाना। एसिमिलेटरी पावर का मतलब होता है कि एनर्जी के मॉलिक्यूल्स बनाना। और लाइट रिएक्शन के अंदर हम दो किस्मों के एनर्जी के मॉलिक्यूल बनाते हैं। एक का नाम एटीपी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और दूसरे का नाम है NADPH+H। अब लाइट रिएक्शन चलता ही इसलिए है, इसका पर्पस ही ये होता है कि हमने बनाना होता है एसिमिलेटरी पावर। लाइट रिएक्शन के अंदर कोई ग्लूकोज नहीं बनेगा। यानी कि देखो, हम बचपन से ये सोचते हुए आते हैं, ये पढ़ते हुए आते हैं कि प्लांट के ऊपर जब लाइट गिरती है तो प्लांट ग्लूकोज बनाता है। हालांकि रियल सेंस में ऐसा नहीं होता। आप लोग खुद देखोगे, जब प्लांट के ऊपर लाइट गिरती है तो प्लांट एसिमिलेटरी पावर बनाता है, फिर उसी पावर को इस्तेमाल करेगा डार्क रिएक्शन में और आपको ग्लूकोज बना के देगा। तो यानी ग्लूकोज बनाने के लिए जो पावर हमें चाहिए होता है ना, प्लांट वो लाइट की मदद से बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि प्लांट डायरेक्टली लाइट से ग्लूकोज नहीं बनाता, इनडायरेक्टली जो है वो लाइट से ग्लूकोज बनाता है। ठीक है। अच्छा, और लाइट रिएक्शन के अंदर जो है वो एवोल्यूशन होती है ऑक्सीजन की। हमने कहा था कि प्लांट जब भी फोटोसिंथेसिस करता है तो ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो आपने याद रखना है, ऑक्सीजन लाइट रिएक्शन में बाहर निकलती है, डार्क रिएक्शन में बाहर नहीं निकलती। अभी हम जब इस लाइट रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे, मैं आपको जब ये एसिमिलेटरी पावर बनाना दिखाऊंगा, सारा अपनी आंखों से देखोगे तो आपको सारा किस्सा भी समझ आ जाएगा। अच्छा, लाइट रिएक्शन को जो है हमने 4 स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है ताकि आपको बात अच्छे तरीके से समझ आ सके। सबसे जो पहला है वो है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी पानी के मॉलिक्यूल का टूट जाना लाइट की मौजूदगी में। दूसरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से फिर दूसरे में फिर तीसरे में, सारे कैरियर के नाम में आपको क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में बता चुका हूं। फिर तीसरा स्टेप है सिंथेसिस ऑफ एटीपी। हमारा मेन मकसद, लाइट रिएक्शन का मेन पर्पस, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब मैं आपको यहीं पे फॉस्फोरिलेशन और फोटोफॉस्फोरिलेशन का मतलब समझा देता हूँ। बेटा देखो, फॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है एटीपी का बनना, और फिलहाल हम जो एटीपी बनाएंगे वो लाइट की मदद से बनाएंगे, फोटोन की मदद से बनाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो एटीपी बनती है उसको कहा जाता है फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्लियर? फॉस्फोरिलेशन मींस फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, और फोटो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो एटीपी बन रही है वो लाइट की मदद से बन रही है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद जो चौथा स्टेप है वो है रिडक्शन ऑफ NADP इनटू NADPH+H। अब आपको पता है कि NADP एक कोएंजाइम है जो सेल की हर जगह पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है।
हम इसको करेंगे रिड्यूस, इसको इलेक्ट्रॉन भी देंगे, इसको प्रोटॉन भी देंगे और इसको रिड्यूस करके हम क्या बनाएंगे, NADPH+H, जो कि एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, 3 ATP एनर्जी मॉलिक्यूल के बराबर जो है वो एनर्जी देता है। अब ये जो है लाइट रिएक्शन की एक छोटी सी समरी थी। अब हम चलते हैं इसकी डिटेल के अंदर। हम इसकी डिटेल समझेंगे इस पूरी की पूरी स्कीम से। ये स्कीम बनाने में कोई मुझे 4-5 घंटे लगे हैं ताकि मैं आपको आसान तरीके से समझा सकूं। तो आओ स्टार्ट करते हैं और हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। भाई सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, थैलाकोइड की मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये पूरी की पूरी थैलाकोइड की मेम्ब्रेन है और ये अंदर का जो हिस्सा है इसे थैलाकोइड ल्यूमेन कहा जाता है, क्योंकि हम लाइट रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो वो सारा का सारा इस थैलाकोइड मेम्ब्रेन, इस थैलाकोइड ल्यूमेन में होता है, जिसे हम ग्रेना भी कहते हैं। और ये जो बाहर है ये सारा का सारा क्या मौजूद है, ये सारा का सारा स्ट्रोमा मौजूद है, फ्लूइड पोर्शन। इसके अंदर डार्क रिएक्शन होगा, फिलहाल हम उसको नहीं पढ़ रहे तो हम इससे फिलहाल छेड़खानी भी नहीं करेंगे। हमारा फोकस रहेगा थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर और थैलाकोइड ल्यूमेन के ऊपर। अच्छा, ये हैं कुछ प्रोटॉन के आयंस, इन्हें हम हाइड्रोजन भी कहते हैं, प्रोटॉन भी कहते हैं, लेकिन हम पूरे फोटोसिंथेसिस में इसको प्रोटॉन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोटॉन के आयंस, और ये कहाँ से आते हैं इसका जवाब मैं आपको लास्ट में दूंगा कि स्ट्रोमा के अंदर ये जो प्रोटॉन आए हैं ये कहाँ से आए हैं, इसका जवाब हम आपको आखिर में देंगे। अच्छा, थैलाकोइड की मेम्ब्रेन क्लियर, ये थैलाकोइड का ल्यूमेन है पूरा का पूरा अंदर का, ये बाहर वाला जितना भी साइटोप्लाज्म वाला पोर्शन है, फ्लूइड पोर्शन, इसे स्ट्रोमा कहा जाता है। और ये प्रोटॉन के आयन मौजूद हैं स्ट्रोमा के अंदर, कहाँ से आए हैं इसका जवाब बिल्कुल लेक्चर के लास्ट में दूंगा, एंड में दूंगा। अच्छा, ये हमारे पास फोटो सिस्टम है, ठीक है, इसके अंदर आपको रिएक्शन सेंटर भी मिल रहा है। ये रिएक्शन सेंटर है P680 नैनोमीटर, P700 नैनोमीटर। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसमें से फोटो सिस्टम 2 कौन सा है और फोटो सिस्टम 1 कौन सा है। वीडियो को पॉज करना है, आपने नीचे कमेंट करना है, उसके बाद आपने आगे चलना है ईमानदारी के साथ। तो जिसकी वेवलेंथ 680 नैनोमीटर होती है ये आपका फोटो सिस्टम 2 होता है। जिसकी वेवलेंथ P700 नैनोमीटर होती है ये आपका फोटो सिस्टम 1 होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो इसलिए मैं कह रहा था पहले क्लोरोप्लास्ट को अच्छे तरीके से समझ के आ जाना। क्लियर हो गया भाई, ये हमारे पास फोटो सिस्टम 2 है, ये हमारे पास फोटो सिस्टम 1 है। अच्छा, अब ये इनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद हैं, मैंने आपको समझाया था, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है एग्जॉस्टेड इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन है जिनके पास किसी भी किस्म की जो एनर्जी है वो मौजूद नहीं है, बगैर एनर्जी वाले ये इलेक्ट्रॉन है। हमने इन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी है ताकि ये हमें आगे चल के ATP भी बना के दें और NADPH+H भी बना के दें, जो लाइट रिएक्शन का मेन पर्पस है। तो भाई सबसे पहले क्या होगा, ये सनलाइट है, जैसे सनलाइट की रोशनी इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर गिरेगी, ये सनलाइट है, जैसे सनलाइट की रोशनी, फोटॉन्स, एनर्जी के पैकेट्स हमने पढ़े थे, वो जैसे पहले एंटीना कॉम्प्लेक्स पे गिरेंगे, ये एंटीना कॉम्प्लेक्स से फिर ट्रांसफर किए जाएंगे रिएक्शन सेंटर को। जैसे रिएक्शन सेंटर में ये फोटोन की एनर्जी आएगी, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक हो जाएंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक हो जाएंगे ये अपने रिएक्शन सेंटर से निकल के बाहर चले जाएंगे। लेकिन रिएक्शन सेंटर से कैसे बाहर निकलेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल करके जाएंगे। मैंने 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले आप लोगों को समझाने के लिए, जगह कम है, स्पेस कम है, आप 3 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, जो आपको समझ आए। मैंने 4 इसलिए निकाले क्योंकि जगह कम थी और 4 सूटेबल मुझे लगे। तो हमने क्या किया, सनलाइट की रोशनी की मदद से अंदर जो एग्जॉस्टेड इलेक्ट्रॉन थे, बगैर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन थे, उनको फोटोन की एनर्जी दी और वो इलेक्ट्रॉन इतने एक्साइटेड हो गए कि वो रिएक्शन सेंटर से जब जाने का रास्ता भी नहीं था तो ये इलेक्ट्रॉन होल, 4 इलेक्ट्रॉन होल करके बाहर चले गए। बाहर कहाँ चले गए, बाहर इनको रिसीव करने के लिए एक मॉलिक्यूल बैठा हुआ है जिसका नाम है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो सबसे पहले रिसीव करेगा, जिसका नाम फियोफाइटिन है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है जिसका काम होता है इलेक्ट्रॉन को रिसीव करना। यहां तक का टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया कि सनलाइट थी, उसने रिएक्शन सेंटर को एनर्जी दी, रिएक्शन सेंटर के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गए, बाहर चले गए, इनको सबसे पहले रिसीव करने आया फियोफाइटिन। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहलाता है। ये क्वेश्चन आपकी पीएमसी की टेस्ट में 2 बार आ चुका है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन अभी बाहर हो गए, बाहर आ गए और मैंने इनका कलर रेड बना दिया है। आप पूछें क्यों रेड बनाया, मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अब एनर्जी वाले हो गए हैं। जब अंदर थे तो ब्लैक कलर के थे, अभी बाहर निकले हैं तो रेड हो गए क्योंकि इनके अंदर अभी एनर्जी है। ऐसे समझो इनके पास पैसा आ गए, घर से बाहर निकल के गए, चले गए अयाशी करने के लिए, पर इंसान के पास जितना भी पैसा है ना, घूम फिर के आता वापस अपने घर ही है। बहरहाल
अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन होल इन्होंने बनाए हैं, अब इन होल का क्या करें? तो याद करें कि मैंने आपको क्या बताया था कि फोटो सिस्टम 2 के पास ये एबिलिटी होती है, इसके पास ये एंजाइम्स होते हैं कि ये पानी को तोड़ने की सलाहियत रखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पानी का मॉलिक्यूल भी टूटेगा लाइट की मदद से। ये लाइट जब लगेगी फोटो सिस्टम 2 के ऊपर तो इसके पास वो एंजाइम्स हैं जो कि आपको पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ के देंगे। अगर मैं एक पानी का मॉलिक्यूल तोड़ता तो मुझे फिर 2 प्रोटॉन मिलते, मुझे 2 इलेक्ट्रॉन मिलते और एक ऑक्सीजन का एटम मिलता जो मेरे किसी काम का नहीं था। तो इसलिए मैंने पानी के एक मॉलिक्यूल की जगह पानी के 2 मॉलिक्यूल तोड़े हैं ताकि मुझे 4 प्रोटॉन मिल जाएं, 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं, 2 ऑक्सीजन के एटम मिल जाएं जो आपस में मिलके क्या बना लें, ऑक्सीजन गैस बना लें। अब जैसे ही ऑक्सीजन गैस बनेगी इसी वक्त यहां से निकल के प्लांट की बॉडी से, पत्तों से, स्टोमेटा से बाहर चली जाएगी। तो आप खुद फैसला करें कि जो ऑक्सीजन बाहर निकल रही है वो लाइट रिएक्शन में निकल रही है, डार्क रिएक्शन में, लाइट रिएक्शन में निकल रही है। जब मैं पूरा डार्क रिएक्शन आपको पढ़वाऊंगा तो आप देखेंगे कहीं भी ऑक्सीजन का जिक्र मैं नहीं करूंगा। तो ये जो ऑक्सीजन निकलती है प्लांट की बॉडी से बाहर, ये लाइट रिएक्शन में निकलती है, आपने याद रखना है। अब ऑक्सीजन तो निकल के बाहर चली जाएगी, पीछे क्या बचेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 4 प्रोटॉन बचेंगे। ये बात समझ आ गई आपको? अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या करेंगे, ये जो फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन होल हैं इनको फिल जाके करेंगे। देखो कैसे, ऐसे एक बार दोबारा दिखाता हूं, ऐसे। अब ये जो पानी से निकलने वाले 4 इलेक्ट्रॉन थे इन्होंने जाके इलेक्ट्रॉन होल को क्या कर दिया, फिल कर दिया। फिल करने के लिए हमें कुछ आयंस की जरूरत थी, उन आयंस का नाम मैंगनीज है। ये क्वेश्चन भी आपकी पीएमसी की टेस्ट के अंदर आ चुका है कि जो फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन होल हम फिल करते हैं उसके लिए किन आयंस की जरूरत पड़ती है, मैंगनीज आयन की जरूरत पड़ती है। अब पीछे सिर्फ क्या रह गए, प्रोटॉन रह गए। इनका काम भी इंशाल्लाह आपको लास्ट में जरूर बताएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड एज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब यहाँ पे वो पहला इवेंट चल गया जिसका नाम क्या था, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। पानी का मॉलिक्यूल टूट गया, ऑक्सीजन बाहर निकल गई, इलेक्ट्रॉन ने जाके फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन होल को बंद किया, पीछे सिर्फ प्रोटॉन रह गए। इनका काम भी आगे चल के बताता हूं। अब हम आ जाते हैं अपने इन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन की तरफ जिनके पास एनर्जी आ गई है, घर से बाहर निकल के गए हैं और इनको सबसे पहले रिसीव किया है किसने, फियोफाइटिन ने। आपने याद रखना है। अब इनके पास इतनी एनर्जी है ये एक जगह चुप करके नहीं बैठेंगे, फियोफाइटिन से भी ये भाग जाएंगे, आगे चले जाएंगे। फिर इनको दूसरा मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर रिसीव करेगा जिसका नाम क्या है, PQ, प्लास्टोक्विनोन। मैंने आपको ये समझाया हुआ है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के अंदर, तभी कहा था पहले जाके वो देख के आओ। बहरहाल फियोफाइटिन ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया और वो इलेक्ट्रॉन हवाले कर दिए किसके, प्लास्टोक्विनोन के। जब इसने प्लास्टोक्विनोन को ये इलेक्ट्रॉन दिए तो अभी भी ये इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक हैं, लाल लगे पड़े हैं, आप खुद इनको देख सकते हो, इनके भी काबू नहीं आए। तो प्लास्टोक्विनोन ने क्या किया, यही इलेक्ट्रॉन हवाले कर दिए किसके, साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम एफ कॉम्प्लेक्स, जिसको हम साइटोक्रोम बी बाय एफ कॉम्प्लेक्स के नाम से पढ़ते हैं। ये जो साइटोक्रोम बी बाय एफ कॉम्प्लेक्स है, जैसे ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इनको कहता है कि रुको तुम्हारे अंदर मस्ती है, मैं तुम्हें सीधा करता हूं। अब ये साइटोक्रोम बी बाय एफ कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, इन 4 इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एनर्जी है इनको करेगा यूटिलाइज। कैसे यूटिलाइज करेगा, अब इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इसी थाइलाकोइड के अंदर कोएंजाइम तो मौजूद है, उन्हीं में से एक कोएंजाइम है ADP। ये एक किस्म का कोएंजाइम है और ये इनऑर्गेनिक फास्फेट भी यहाँ पे मौजूद है। अब इन दोनों को मिलाना है, ये हर सेल के अंदर हर जगह मौजूद होते हैं, ये दोनों आपस मिल जाते हैं तो एक मॉलिक्यूल ATP का बन जाता है। अब आप मुझसे सवाल पूछेंगे कि सर जब ये सेल के अंदर पड़े रहते हैं ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट तो ये मिलते क्यों नहीं है? तो बेटा इनको मिलाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी हम कहाँ से लाएं? तो वो एनर्जी हम लाइट से ले रहे हैं। लाइट ने दी इलेक्ट्रॉन को, वो इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते साइटोक्रोम बी एंड एफ कॉम्प्लेक्स के पास आए। बी बाय एफ कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इन ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट के हवाले कर देगा। ये दोनों आपस में मिलके आपको क्या बना के दे देंगे, ATP बना के दे देंगे। आपका पहला एसिमिलेटरी पावर यहाँ पे बना या नहीं बना? तो यहाँ पे हमारा जो पहला एसिमिलेटरी पावर है वो बन गया। अब भी हमारा क्या रहता है, दूसरा एसिमिलेटरी पावर रहता है जिसका नाम क्या है, NADPH+H।
तो उम्मीद है कि यहाँ तक का किस्सा आप लोगों को अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अच्छा बेटा देखो, ये जो एटीपी, एडीपी और प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट, ये दोनों आपस में मिलकर इन्होंने जो एटीपी बनाई है, अब जाहिर सी बात है आप सारे सोच रहे होंगे ये इतनी आसान तरीके से तो नहीं बनी होगी। यहाँ पे एक छोटा सा प्रोसेस हुआ है, एक छोटा सा मैकेनिज्म हुआ है जिसका नाम केमी ऑस्मोसिस है, केमी ऑस्मोटिक एटीपी सिंथेसिस है। वो भी मैं आपको आगे चल के समझाता हूँ, लेकिन अभी बड़े लफ्जों में आप याद रखो कि यहाँ पे एटीपी जो है वो बन गई। कैसे बनी, उसका मैकेनिज्म क्या है, वो थोड़ा सा आगे चल के मैं आपको समझाता हूँ। पहले मुझे दूसरा एसिमिलेटरी पावर बनाने दो। अच्छा, अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, इनकी एनर्जी तो साइटोक्रोम ने उठा के इनको दे दी। अब ये इलेक्ट्रॉन दोबारा से ब्लैक हो गए। भाई ये इलेक्ट्रॉन दोबारा से ब्लैक क्यों हो गए? दोबारा से इसलिए ब्लैक हो गए हैं, क्यों? क्योंकि इनके अंदर अब एनर्जी रही नहीं। वो एनर्जी तो उठा के हमने एटीपी को दे दी, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट्स को दे के एटीपी बना ली। अब ये इलेक्ट्रॉन चाहते थे बेचारे कि हम खाली होने के बाद अपने घर लौट जाएं। अब ये चाहते हैं, इनकी ख्वाहिश है कि अभी हमारे पास नहीं है, एनर्जी नहीं है और हम पैसे वगैरह सारा कुछ अपना जो है वो यूज कर चुके हैं। अब इनकी ख्वाहिश है कि हम अपने घर में दोबारा चले जाएं, लेकिन घर में दोबारा नहीं जा सकते। भाई क्यों घर में दोबारा नहीं जा सकते? क्योंकि मैंगनीज आयन की मौजूदगी में पानी से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रॉन होल को बंद कर दिया है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो एटीपी बनी है, इसको तो हम फोटोफॉस्फोरिलेशन कहेंगे लाजमी, क्योंकि लाइट की मदद से ही एटीपी बनी है। और एटीपी बनने को फॉस्फोरिलेशन कहा जाता है, लाइट की मदद से बनी है तो फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब आप मुझे ये बताओ कि मैं इसे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहूँ या नॉन साइक्लिक कहूँ? थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करें तो हम इसे कहेंगे ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है। अगर ये इलेक्ट्रॉन अपने घर में चले जाते तो मैं कहता ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अपने घर में नहीं जा रहे, इनके घर के होल दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। पानी के इलेक्ट्रॉन ने, मैंगनीज आयन ने इनके घर के दरवाजे बंद कर दिए हैं, तो लिहाजा ये फोटोफॉस्फोरिलेशन तो जरूर हुई है, एटीपी लाइट की मौजूदगी में जरूर बनी है, लेकिन साइक्लिक तरीके से नहीं, नॉन साइक्लिक तरीके से। यहां तक का किस्सा आप लोगों को समझ आ गया। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन बेचारे यहाँ भटक रहे थे, तो हमने इनको एक और इलेक्ट्रॉन कैरियर के, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर के हवाले कर दिया जिसका नाम प्लास्टोसाइनिन है, जिसको हमने क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था। ये हमने इसके हवाले कर दिए। हमने कहा फिलहाल आप इनको संभाल के रखो। यहाँ तक का किस्सा आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया। अच्छा, अब क्या सिर्फ ऐसा था कि जो लाइट थी वो सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 2 पे गिर रही थी? लाइट फोटो सिस्टम 1 पे नहीं गिरेगी क्या? भाई अगर 2 पे गिर रही है तो 1 पे भी गिरेगी। तो इसी तरह से लाइट फोटो सिस्टम 1 पे भी गिरेगी, और इस लाइट के अंदर जो फोटोन होंगे, जो एनर्जी होगी, वो इन इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर देगी? एक्साइटेड कर देगी। जैसे इन इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करेगी तो ये भी अपना घर छोड़ के, घर में सुराख करके, अपने रिएक्शन सेंटर में सुराख करके घर छोड़ के बाहर चले जाएंगे। अब जैसे ये बाहर चले जाएंगे तो अब इन इलेक्ट्रॉन होल्स को कौन फिल करे? यहाँ तो पानी का मॉलिक्यूल भी नहीं टूटता। हम पहले पढ़ चुके हैं ना कि फोटो सिस्टम 1 के पास वो एंजाइम ही नहीं है जो पानी के मॉलिक्यूल को तोड़े। तो हम मैं इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाऊं? कैसे मैं इसके घर के दरवाजे बंद करूं? यहाँ तो पानी के इलेक्ट्रॉन थे, मैंने दरवाजे बंद कर दिए, यहाँ कैसे बंद करूं? आप में से किसी के जहन में आ रहा है कि कौन से इलेक्ट्रॉन? ये जो प्लास्टोसाइनिन के पास जो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं एग्जॉस्टेड, क्या याद करेंगे? हमने फोटो सिस्टम 2 को इनको इन घर से निकाला, तो फोटो सिस्टम 1 के पास जो है वो हम इनको भेज देंगे। ये शराफत से आके फोटो सिस्टम 1 के होल, इलेक्ट्रॉन होल को आके फिल कर देंगे। तो यानी कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि फोटो सिस्टम 1 को, फोटो सिस्टम 2 को फोटो सिस्टम 1 से कनेक्ट करने वाला कौन है? तो प्लास्टोसाइनिन है। यही तो कनेक्ट कर रहा है। और कौन कनेक्ट कर रहा है? क्योंकि एग्जॉस्टेड इलेक्ट्रॉन हमने प्लास्टोसाइनिन को दिए हैं। और जब फोटो सिस्टम 1 के पास लाइट गिरती है तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चले जाते हैं? बाहर चले जाते हैं। जब सुराख हो जाते हैं तो यही इलेक्ट्रॉन हम इनको फोटो सिस्टम 1 को दे देते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन होल को आके यहाँ पे क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। यहाँ तक का किस्सा मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? ये इलेक्ट्रॉन भी वहीं जाएंगे, बाहर घूमेंगे, और इनको भी कोई ना कोई रिसीव करेगा, कोई ना कोई पकड़ेगा, और इनको पकड़ने वाला भी पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होगा वो फियोफाइटिन होगा। चाहे फोटो सिस्टम 2 का हो, चाहे फोटो सिस्टम 1 का हो, दोनों का फियोफाइटिन होता है। ये क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन के अंदर, अब पता है आपको, लाल लगे पड़े, एनर्जी ज्यादा है, तो इनके काबू में नहीं आएंगे, आगे चले जाएंगे। आगे जाके एक और मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास चले जाएंगे जिसका नाम फेरिडॉक्सिन है। ये आयरन कंटेनिंग एक प्रोटीन है, काम कर रही होती है इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह। मैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के अंदर समझा चुका हूं। ये इलेक्ट्रॉन हमने किसके हवाले कर दिए? फेरिडॉक्सिन के हवाले कर दिए।
अब ये फेरिडॉक्सिन के काबू में भी नहीं आएंगे, जैसे ये प्लास्टोक्विनोन के काबू में नहीं आ रहे थे ना, ये फेरिडॉक्सिन के काबू में भी नहीं आएंगे। फेरिडॉक्सिन इनको बोलता है रुको मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें कहां जाना है, इन इलेक्ट्रॉन को हवाले कर देगा NADP रिडक्टेज के। अब हमने पढ़ा था फोटो सिस्टम 1 के पास ये एंजाइम होता है, आप सबको याद है ना, इसके पास ये एंजाइम होता है। NADP रिडक्टेज क्या करेगा, को एंजाइम को बुलाएगा जिसका नाम क्या है NADP, निकोटिनोमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये कोएंजाइम है। जिस तरह से ADP कोएंजाइम है, ये सेल के हर जगह पाए जाते हैं, थाइलाकोइड में हर जगह पाए जाते हैं। अब ये NADP को बुलाएगा और इसको रिड्यूस करेगा। भाई जब इसको हम रिड्यूस करने लगेंगे तो इसकी दो शर्तें हैं। भाई क्या शर्तें हैं, इसकी एक शर्त है कि मुझे एनर्जी दो, वो एनर्जी तो हम इलेक्ट्रॉन से ले लेंगे, देखो हमने ले ली इलेक्ट्रॉन से। दूसरा ये कहता है कि भाई आप मुझे रिड्यूस करोगे, एटलीस्ट रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन को भी साथ लगाना होता है। प्रोटॉन में कहां से लाऊं, इलेक्ट्रॉन तो मैंने यहां से ले लिए जो ये आ रहे हैं, प्रोटॉन में कहां से लाऊं, याद रखो स्ट्रोमा से लाऊंगा। ये जो स्ट्रोमा में प्रोटॉन पड़े हुए हैं ये उठा के मैं इसको दूंगा और यहाँ पे ये मुझे क्या बना के दे देगा, NADPH+H बना के दे देगा। यहां तक बात समझ आ गई आपको। NADP रिडक्टेज के हवाले फेरिडॉक्सिन के इलेक्ट्रॉन कर दिए, NADP रिडक्टेज ने NADP को बुलाया, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, और स्ट्रोमा से, ये बहुत बहुत जरूरी बात है, आपको पता होना चाहिए कि रिडक्शन के लिए, NADP की रिडक्शन के लिए जो प्रोटॉन आते हैं, जो हाइड्रोजन आयन आते हैं, वो कहां से आते हैं, थाइलाकोइड से नहीं आते, थाइलाकोइड के ल्यूमेन से नहीं आते, वो स्ट्रोमा से आते हैं। तभी तो ये मैंने यहाँ पे रखे थे। और इस तरह से आपका दूसरा एसिमिलेटरी पावर भी यहाँ पे बन गया, जो कि आप देख सकते हैं। तो लाइट रिएक्शन का मेन मकसद क्या था, लाइट रिएक्शन का मेन मकसद यही था एसिमिलेटरी पावर बनाना। तो ATP भी बन गया, NADPH भी बन गया। अब जस्ट मैंने आप लोगों के दो सवालों के जवाब देने, बस एक कि ये हाइड्रोजन आयन स्ट्रोमा में कहां से आए, दूसरा कि सर आपने जो ATP बनाई, क्या ये ATP इतनी आसान तरीके से बन गई या इसके अंदर आपने कोई मैकेनिज्म यूज किया। तो अब मैं आपको वो मैकेनिज्म बताने लगा हूं कि मैंने कौन सा मैकेनिज्म इस्तेमाल किया। इसको थोड़ा सा तोड़ें स्टेप्स के अंदर। सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुई, ये पहला स्टेप था। फिर इलेक्ट्रॉन पूरी चेन चली, फियोफाइटिन ने लिए, प्लास्टोक्विनोन ने लिए, फिर उसके बाद साइटोक्रोम ने लिए, फिर प्लास्टोसाइनिन ने लिए। ये पूरी एक चेन है या नहीं, आप इस बात को मानते हो नहीं मानते, तो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये दूसरा इवेंट था लाइट रिएक्शन का। फिर उसके बाद यहाँ पे ATP बनी लाइट की मौजूदगी में, जिसे हम फोटो फॉस्फोरिलेशन कहते हैं, ये तीसरा स्टेप था। फिर चौथे स्टेप में आपका NADP रिड्यूस होके NADPH बना, जिसे हम रिडक्शन ऑफ NADP इनटू NADPH+H कहते हैं। तो लाइट रिएक्शन के 4 स्टेप पूरे हुए या नहीं हुए। अब मैं आपको आपके इन दो सवालों के जवाब दे देता हूं। उम्मीद है कि ये भी आप लोगों को जरूर समझ आएंगे। लास्ट में आप लोगों को ये मैं कंप्लीट जो है वो थ्योरी समझा दूंगा, आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सारी थ्योरी लास्ट में पढ़वाता हूं मैं आप लोगों को। ये वो मैकेनिज्म है, ऐसे बच्चों को लगता है कि पता नहीं कौन सा हमने उनके ऊपर जो है वो अजाब डाल दिया है जो बच्चों को समझ नहीं आता। भाई अब देखो, आप खुद समझदार बंदे हो। अब होता ये है कि जब लाइट लगती है फोटो सिस्टम 2 के ऊपर तो पानी के मॉलिक्यूल टूटते हैं। गौर से सुनना, गौर से समझना। तो नतीजे में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और ऑक्सीजन बनता है। अब जो ऑक्सीजन बनता है वो तो उसी वक्त चला जाता है, जो प्रोटॉन है वो जाके इलेक्ट्रॉन होल बंद कर देते हैं। पीछे क्या बचता है, पीछे प्रोटॉन बचते हैं, हाइड्रोजन आयन बचते हैं। तो आपको क्या लगता है कि पानी के सिर्फ 2 मॉलिक्यूल टूटते होंगे? पता नहीं कितने मॉलिक्यूल टूटते होंगे। 2 मॉलिक्यूल तो मैंने आपको समझाने के लिए तोड़े थे। तो होता ये है कि जब बार बार टूटते जाते हैं तो थाइलाकोइड का जो ल्यूमेन है, ये जो बीच वाला है, यहाँ पे हाइड्रोजन की अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाती है। आप सब लोगों को हाइड्रोजन की अमाउंट यहाँ पे ज्यादा नजर आ रही है या नहीं आ रही? आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जो थाइलाकोइड का ल्यूमेन है ये हाइड्रोजन का रिजर्वायर है, ये प्रोटॉन का रिजर्वायर है, ये प्रोटॉन को स्टोर करता है। ये क्वेश्चन आपकी PMC की टेस्ट में आ चुका है। अच्छा, अब आप सब लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर एक टर्म पढ़ी होगी जिसे ग्रेडियंट, डिफ्यूजन ग्रेडियंट कहा जाता है या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि एक जगह पे आयंस का ज्यादा होना और दूसरी जगह पे आयंस का कम होना। तो यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रोमा के अंदर, अब ये पूरा का पूरा स्ट्रोमा है, ये पूरा का पूरा थाइलाकोइड है, ये लिखा हुआ है ना, ये पूरा का पूरा स्ट्रोमा है, ये कंप्लीट सारा का सारा ये क्या स्ट्रोमा है।
अब आपको स्ट्रोमा के अंदर प्रोटॉन नजर आ रहे हैं, मुझे तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन थाइलाकोइड ल्यूमेन के अंदर मुझे अच्छे खासे प्रोटॉन नजर आ रहे हैं। तो क्या मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डेवलप नहीं होगा? आयंस का एक अनबैलेंस अनइक्वल आपको यहाँ पे अमाउंट नजर नहीं आ रहा? अंदर थाइलाकोइड ल्यूमेन में इतने हाइड्रोजन आयन पड़े हुए हैं, बाहर स्ट्रोमा में एक भी नहीं है। तो इसकी वजह से केमिकल ग्रेडियंट डेवलप होता है जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। अब हमने इस इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को ओवरकम करना है। जितने हाइड्रोजन के आयन बाहर होने चाहिए उतने हाइड्रोजन के आयन अंदर होने चाहिए। अंदर भी अगर 10 हैं तो बाहर भी कितने होने चाहिए? 10 होने चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा कि अंदर 10 हैं और बाहर 2 हैं, नहीं। तो हमने बाहर निकालने हैं। अब बाहर कहां से निकालें? क्या इन जगह? नहीं। तो बाहर निकालने के लिए आपको यहाँ पे एक चीज नजर आ रही होगी जिसका नाम क्या है? एटीपी सिंथेस। ये एक चैनल प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है, प्रोटीन की टाइप है, कैरियर प्रोटीन है, चैनल प्रोटीन है। हम क्या करेंगे, यहां से हाइड्रोजन, अब यहां से मैं हाइड्रोजन को नहीं निकाल सकता, यहां से भी नहीं निकाल सकता, यहां से भी नहीं निकाल सकता, यहां से भी नहीं निकाल सकता। इस चैनल प्रोटीन के जरिए मैं हाइड्रोजन आयन को बाहर निकालूंगा। और ये चैनल प्रोटीन इतनी लालची है, ये कहती है मैं ऐसे तो नहीं खुलूंगी, मैं ऐसे तो हाइड्रोजन आयन को जाने नहीं दूंगी, पहले मुझे एनर्जी दो। जब तक एनर्जी नहीं दोगे तब तक मैं कभी भी अपने आप को नहीं खोलूंगी, हाइड्रोजन आयन को बाहर जाने नहीं दूंगी और आपका इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बना रहेगा, आप इसे ओवरकम नहीं कर सकते। अब मैं परेशान हो गया कि भाई मैं एनर्जी कहां से लाऊं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो साइटोक्रोम बी के पास जब इलेक्ट्रॉन आए थे तो उसके बाद एटीपी बनी थी ना। तो साइटोक्रोम बी ने क्या किया, इन एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन से कहा कि भाई आप मेहरबानी करो, आप अपनी एनर्जी किसको दे दो? इस एटीपी सिंथेस को दे दो, इस चैनल प्रोटीन को दे दो। इस चैनल प्रोटीन को दोगे तो ये मनहूस खुलेगी और यहां से हाइड्रोजन के आयन बाहर जाएंगे और जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है उस पे हम ओवरकम करेंगे। तो ये हम जैसे इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस चैनल प्रोटीन को देते हैं तो ये चैनल प्रोटीन खुलती है और हाइड्रोजन को ल्यूमेन से उठा के, थाइलाकोइड के ल्यूमेन से उठा के स्ट्रोमा में फेंकती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। इस तरह से फेंकती जाती है, फेंकती जाती है और यहाँ पे हाइड्रोजन की अमाउंट क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। अब आप याद रखना कि जब इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी देते हैं ना, इलेक्ट्रॉन जब इनको इस प्रोटीन को एनर्जी देता है तो प्रोटॉन को जब निकालते हैं तो उस वक्त थोड़ी थोड़ी सी एनर्जी बच जाती है, थोड़ी थोड़ी सी एनर्जी हमारी यहाँ पे बच जाती है। तो ये प्रोटीन जो लगी हुई है, चैनल प्रोटीन एटीपी सिंथेस, ये इतनी सियानी है, ये क्या करती है, उस थोड़ी थोड़ी एनर्जी को बचाती, जमा करती, फिर आखिर में क्या करती है, जब देखती है कि मेरे पास इतनी एनर्जी हो गई है कि मैं एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट को मिला के एटीपी बना सकती हूँ, तो उसी वक्त ये एटीपी बना लेती है। बात समझ आ गई आप लोगों को? तो यानी इस प्रोटीन को खोलने के लिए जब प्रोटॉन को हम ल्यूमेन से बाहर निकालते हैं स्ट्रोमा में, तो हमें एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी हम किससे लेते हैं? इन इलेक्ट्रॉन से लेते हैं, साइटोक्रोम से लेते हैं। कहते हैं कि भाई ये जो आपने इलेक्ट्रॉन रिसीव किए हैं ना प्लास्टोक्विनोन से, ये मेहरबानी करो हमें दो, इस चैनल प्रोटीन को दें ताकि ये हाइड्रोजन को बाहर जाने की इजाजत दे। तो जब ये हाइड्रोजन को चैनल प्रोटीन खुलती है, हाइड्रोजन आयन बाहर जाते हैं, तो इस प्रोटीन को खुलने के लिए जितनी एनर्जी लगती है वो इसमें लगा देता है, लेकिन पीछे थोड़ी एनर्जी बच जाती है। तो ये क्या करता है, उस एनर्जी को जमा करना शुरू कर देता है। ये एटीपी सिंथेस, ये चैनल प्रोटीन जमा करते करते जब इसको लगता है कि मैं इतनी एनर्जी जमा कर चुका हूं कि मैं एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट को मिला के एटीपी बना सकता हूं, तो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट को बुलाता है और उससे क्या बना लेता है? एटीपी बना लेता है। क्लियर? अच्छा, अब आपका क्वेश्चन एक और जहन में ये होगा कि सर कितने प्रोटॉन के आयन, कितने हाइड्रोजन के आयन बाहर जाएंगे कि जाके आपकी एक एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल के बराबर एनर्जी जमा होगी? कान खोल के सुन लो, 3 प्रोटॉन के आयन, 3 हाइड्रोजन के आयन जब बाहर जाते हैं तो इतनी एनर्जी जमा हो जाती है कि हम एक एटीपी का मॉलिक्यूल बना सकते हैं। अब देखो ये क्या करतेगा, ल्यूमेन से हाइड्रोजन को निकालता, फिर कहाँ फेंकता जाएगा? यहाँ पे स्ट्रोमा में फेंकता जाएगा। तो शुरू में मैंने क्या कहा था कि इस इमेज के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि ये प्रोटॉन कहाँ से आए हैं। तो अब आपको पता चला ये प्रोटॉन कहाँ से आए हैं। वो जो एटीपी सिंथेस मैंने आपको दिखाया वो इसको जो है वो बाहर फेंक रहा है थाइलाकोइड ल्यूमेन से, ताकि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो है जो बना हुआ था उसको हम ओवरकम कर सकें। तो ये प्रोटॉन वाला सिस्टम भी समझ आ गया, आपको एटीपी बनाना भी समझ आ गई। और इस तरह से जब आप यहाँ से बार बार प्रोटॉन को बाहर निकालोगे तो एक ऐसा स्टेज आएगा कि यहाँ पे प्रोटॉन बढ़ जाएंगे और थाइलाकोइड में ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन दोबारा से कम हो जाएंगे। फिर हम स्ट्रोमा से दोबारा अंदर फेंक देंगे, कौन सी बड़ी बात है। जैसे आप देख रहे हैं
अब ये जो प्लास्टोक्विनोन है और जो साइटोक्रोम बी बाइफ कॉम्प्लेक्स है, अब ये इलेक्ट्रॉन को तो कैरी कर रहे थे, लेकिन इनका एक दूसरा काम क्या होता है कि जब स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन बढ़ जाते हैं, प्रोटॉन बढ़ जाते हैं और थैलाकोइड में कम हो जाते हैं, तो स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन को लेके अंदर फेंकने की जिम्मेदारी भी इनकी होती है। ये दो काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को भी रिसीव कर रहे हैं और हाइड्रोजन आयन को, प्रोटॉन को भी पंप करके अंदर की तरफ, ल्यूमेन की तरफ फेंक रहे हैं, ताकि वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है वो मेंटेन रहे। अब ये जो एटीपी यहाँ पे आपने बनाई है, इस पूरे मैकेनिज्म को कहा जाता है केमी ऑस्मोटिक एटीपी सिंथेसिस। भाई इससे आसान में क्या दुनिया का कोई भी टीचर आप लोगों को ये बात नहीं समझा सकता। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी दिमाग है तो आपको बात समझ आ गई होगी। अब मैं आपको पूरी जो है वो इसकी पूरी थ्योरी शुरू से जो है आपको समझा देता हूँ, ताकि आप लोग जो है वो कंफ्यूज ना होना, अच्छे तरीके से आपको उसकी थ्योरी समझा दूँ। भाई सबसे पहले क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चली। जैसे सनलाइट ने हिट किया एंटीना कॉम्प्लेक्स पे क्वांटा की फॉर्म में, उनकी जो एनर्जी थी वो एंटीना कॉम्प्लेक्स ने ली और रिएक्शन सेंटर को दे दी। रिएक्शन सेंटर के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो एनर्जी जमा हो गई और उसके नतीजे में जो इलेक्ट्रॉन थे वो एक्साइटेड हो गए और अपने घर से बाहर चले आए, रिएक्शन सेंटर से बाहर चले आए। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, अपने घर में इलेक्ट्रॉन होल किए, जो कि रीफिल किए गए। कहां से? इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, जो कि पानी के मॉलिक्यूल के टूटने से इलेक्ट्रॉन आए थे, उन्होंने जाके फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन होल को फिल कर दिया, लेकिन किसकी मौजूदगी में? मैंगनीज आयन की मौजूदगी में। ये कहता है जैसे इलेक्ट्रॉन अपने रिएक्शन सेंटर से बाहर निकले, उनको रिसीव करने के लिए एक ऑलरेडी मॉलिक्यूल मौजूद था, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, जिसका नाम क्या था? फियोफाइटिन। यहां तक बात समझ आ गई? ओके ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फियोफाइटिन से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए गए किसको? एक और मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर को, जिसका नाम क्या था? प्लास्टोक्विनोन। फिर प्लास्टोक्विनोन ने क्या किया, यही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए एक और मॉलिक्यूल को, जिसका नाम क्या था? साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम एफ कॉम्प्लेक्स, जिसे हम साइटोक्रोम बी एफ कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। मैंने कहा था ये प्रोटीन के बने हुए कुछ मॉलिक्यूल हैं, इनको लेके परेशान नहीं होना, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में समझाया था। अब साइटोक्रोम बी एफ कॉम्प्लेक्स क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है एटीपी सिंथेस को। क्यों ट्रांसफर करता है? उस इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को कम करने के लिए। तो ये कहता है कि उस वक्त फिर क्या बन जाती है? आपकी एटीपी बन जाती है। ऐसा था या नहीं था? ठीक है, ओके। उसके बाद सेकंड स्टेप में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुई। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का मतलब होता है पानी के मॉलिक्यूल का टूट जाना लाइट की मौजूदगी में। जैसे लाइट लगती है फोटो सिस्टम 2 के ऊपर, तो पानी का मॉलिक्यूल 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 1 ऑक्सीजन एटम में टूट जाता है। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैस, ऑक्सीजन गैस, here 2 molecules become split। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल टूटेंगे। माशाल्लाह आप होशियार बहुत हो ना, तो मैंने अपनी हल्की फुल्की इंग्लिश के अंदर पूरी थ्योरी लिख दी है। नतीजे में 4 प्रोटॉन बनेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 1 ऑक्सीजन का गैस का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा, जैसे नीचे इक्वेशन में दिखाया गया है। क्लियर? उसके बाद अगला जो हमारा स्टेप होगा वो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी का होगा, जिसे हम फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। भाई फॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है कि एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का मिलके एटीपी बनना। दिस इज कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लाइट की मौजूदगी में बन रहा है। इन दिस स्टेप फॉर्मेशन ऑफ एटीपी टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोरिलेशन। ल्यूमेन ऑफ थाइलाकोइड एक्ट एज रिजर्वायर ऑफ हाइड्रोजन आयन। मैंने आपको बताया ना कि जो थाइलाकोइड का ल्यूमेन है, ये हाइड्रोजन का रिजर्वायर है, क्योंकि जैसे फोटो सिस्टम 2 के ऊपर लाइट गिरती है, हाइड्रोजन पानी टूटता है, तो उसके प्रोटॉन, हाइड्रोजन आयन, प्रोटॉन जमा होते जाते हैं, थाइलाकोइड के अंदर जमा जो होते जाते हैं। एज देयर इज इनफ एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन द थाइलाकोइड ल्यूमेन ड्यू टू फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी के टूटने की वजह से थाइलाकोइड ल्यूमेन के अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन आयन जमा हो गए हैं, तो नतीजे में इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन गया है। किसके दौरान? स्ट्रोमा और थाइलाकोइड के दौरान, इन दरमियान, सॉरी। ये कहता है कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को ओवरकम करने के लिए हाइड्रोजन आयंस मूव करेंगे ल्यूमेन ऑफ थाइलाकोइड से स्ट्रोमा की तरफ, एक चैनल प्रोटीन के जरिए। उसका नाम क्या है? एटीपी सिंथेस है। अब मैंने कहा कि ये प्रोटीन इतनी लालची है फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग चैनल प्रोटीन, देयर इज नीड ऑफ एनर्जी। अब इसको एनर्जी की जरूरत है, विच कम्स फ्रॉम दी इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन से आएगी। वो साइटोक्रोम उठा के वो इलेक्ट्रॉन इनको दे देता है एटीपी सिंथेस को। यहां से फिर क्या होगा? ये प्रोटॉन निकलेंगे। सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। एज एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू चैनल प्रोटीन 3 हाइड्रोजन आयंस, 3 हाइड्रोजन आयन आप पंप करोगे ल्यूमेन से स्ट्रोमा की तरफ, और नतीजे में कुछ एनर्जी बच जाती है जो कि यूटिलाइज होती है इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज एटीपेज, जो वही चैनल प्रोटीन में लगा हुआ होता है, लोकेटेड इनसाइड द चैनल प्रोटीन। अब ये जो मैकेनिज्म है ना, इस मैकेनिज्म को केमी ऑस्मोटिक एटीपी सिंथेसिस कहा जाता है।
अब ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस कर चुके हैं और चाहते हैं कि हम अपने घर में दोबारा चले जाएं, अपनी ओरिजिनल स्टेट के अंदर चले जाएं, लेकिन नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल्स बंद हो चुके हैं, घर के दरवाजे बंद हो चुके हैं। जब पानी का मॉलिक्यूल टूटा था, उनके इलेक्ट्रॉन ने बंद कर दिए थे मैंगनीज आयन की मौजूदगी में। जैसा कि आप लोगों ने देखा नोट के अंदर, जैसा कि आप लोगों ने देखा, जो इलेक्ट्रॉन थे फोटो सिस्टम 2 के, वो अपने घर में नहीं गए, अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं गए एनर्जी को लॉस करने के बाद। इसलिए जो एटीपी का बनना है, इसको कहा जाता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्लियर हो गया? ओके। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट स्टेप था वो था रिडक्शन ऑफ NADP इनटू NADPH। ये बहुत आसान था कि इलेक्ट्रॉन जो कि बगैर एनर्जी के थे वो हमने ट्रांसफर कर दिए कोवैलेंट मोबाइल इलेक्ट्रॉन को। प्लास्टोसाइनिन था, आप लोगों ने देखा, जो कि फोटो सिस्टम 2 को फोटो सिस्टम 1 से लिंक कर रहा था। फोटो सिस्टम प्लास्टोसाइनिन क्या करेगा, यही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा फोटो सिस्टम 1 को, जहां पे वो रिफिल करेगा इलेक्ट्रॉन होल्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ फोटो सिस्टम 1। क्योंकि लाइट जब फोटो सिस्टम 1 पे गिरेगी तो उसके भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वहां पे सुराख करेंगे, तो उनको फिल करने के लिए वो हम इलेक्ट्रॉन किसके मंगवा लेंगे, फोटो सिस्टम 2 के एग्जॉस्टेड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि लाइट जो है वो दोनों फोटो सिस्टम पे हिट करती है, एक पे नहीं करती। एज इलेक्ट्रॉन्स कम्स आउट फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम 1, जैसे बाहर आएंगे, इन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने भी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर आएगा जिसका नाम फियोफाइटिन है। ये फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा कोवैलेंट मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास जिसका नाम फेरिडॉक्सिन है। ये एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। फेरिडॉक्सिन क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को ठिकाने लगाएगा, हवाले कर देगा NADP रिडक्टेज के, जो कि इसकी रिडक्शन कर देगा किसके अंदर, NADPH+ के अंदर। अब ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं, रिडक्शन जो हाइड्रोजन आयंस मिले हैं हमें, जो रिडक्शन ऑफ NADP की NADPH के अंदर, ये कहां से आए थे, कम्स फ्रॉम द स्ट्रोमा नॉट फ्रॉम द थाइलाकोइड। मैंने ये मेंशन कर दिया है क्योंकि बच्चे बाज औकात जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा जो है वो टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ये वो एक साफ इमेज है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी जो है वो ले सकते हैं, या मुझे इनबॉक्स करोगे तो मैं आपको ये व्हाट्सएप भी कर सकता हूं। अब आपने इस पूरे लाइट रिएक्शन को समझाना, आपने इस पूरे लाइट रिएक्शन को पढ़ा, इसके अंदर कहीं आप लोगों ने ग्लूकोज को बनता हुआ देखा? क्योंकि लाइट की मौजूदगी में ग्लूकोज बनता ही नहीं है। लाइट की मौजूदगी में ये दो एसिमिलेटरी पावर बनते हैं जो लाल कलर के आपको नजर आ रहे हैं, ATP और NADPH। अब आप डार्क रिएक्शन में देखोगे, मैं आपको ग्लूकोज बना के दिखाऊंगा, आपको खिलाऊंगा, ताकि आपके अंदर स्टेमिना है, दिमाग आपका काम करे। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।